नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं इंग्लिश लेक्चरर का। जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ था उसके आंसर की फटाफट देख लेते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल, जहाँ पे मॉडल पूछा गया था। और आपका यहाँ पे आई एम अफ्रेड दैट आई आस्क हिम अगेन, अगर उसे दोबारा से पूछा तो ही माइट रिफ्यूज़। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली एक्सप्रेस द कंसेप्ट इन ब्रैकेट्स at the end of the sentence and fill in the blanks. C और blank है sit for hours in garden। और past habit के लिए बताया तो ought might shall। habit बता रहे हैं तो would होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका would करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। यहाँ पर भी मॉडल पूछा है और मॉडल में आपको इनएबिलिटी बताया है। पास्ट की इनएबिलिटी है क्योंकि आई मैनेज्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, आई मैनेज्ड है। और पास्ट यहाँ पे कुडंट से आ जाएगा। ठीक है, इनएबिलिटी, ही कुड नॉट फाइंड हर हाउस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आई बोट 3 लोवाज दैट कैन बी इनफ। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, दैट कैन बी इनफ। ये आपका डिडक्शन और कंक्लूजन है जहाँ पे हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, fill in the fill in appropriate model in blank on the other side of the road there was a field that he blank के बाद में क्रॉस टू रीच हिज होम। और यहाँ पे दिया गया इमीडिएट ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन आपको शो करना है मस्ट के द्वारा। तो ही मस्ट क्रॉस टू रीच हिज हाउस, यानी उसको घर पहुँचना है तो उसको पार करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल एक्सिलरी। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है तो यहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं है। ही डिड नॉट नीड टू बी रिमाइंडेड अबाउट इट। ही डिड नॉट नीड और ही डिड नॉट वांट टू बी रिमाइंडेड। टू बी रिमाइंडेड, ही डिड नॉट नीड टू बी। यहाँ पूछा गया है मॉडल, और मॉडल यहाँ पे वांट मॉडल नहीं होता, ओट यूज टू, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। चूँकि यहाँ पूछा गया है मॉडल और यहाँ पे नीड टू होगा, यहाँ आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूछा है यहाँ पे, इट इज़ वेरी हॉट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो वेरी हॉट में सही होगा। इट इज़ वेरी हॉट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी बीच में से बहुत ज़्यादा गर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डिड दे कंप्लाई विद, डिड दे कंप्लाई विद द रूल। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे पहले से। आप अगर कंपटीशन की तैयारी में तो ये तो जानते होंगे, ये दोनों के दोनों पहले से एलिमिनेट है। बिसाइड और बिसाइड में आपको फ़र्क करना पड़ता है। तो इस बिसाइड का मतलब होता है पास में, और यहाँ पे अर्थ पास में नहीं है, इसका मतलब है इन एडिशन टू। और यहाँ पे ये बिसाइड आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, बिसाइड्स एडवाइजिंग हर ही ऑल्सो हेल्प्ड हर, मतलब एडवाइस करने के साथ साथ उसने हेल्प भी उसको किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। प्रीपोजिशन यहाँ पे दिया गया है, ही वॉज हैप्पी टू बी, ही वॉज हैप्पी टू बी अमंग ऑल हिज यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे 2 से अधिक के बीच में है तो वो अमंग आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, फिल इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे सबसे उचित प्रीपोजिशन कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो प्रश्न देखिए, आर यू एनी गुड एट टेनिस। गुड एट, बैड एट, ये प्रीपोजिशन होते हैं तो आप आगे एट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 11 में ऑप्शन नंबर 2 आपका एट सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक विद ए करेक्ट प्रीपोजिशन। वी शो एन अननोन ऑब्जेक्ट हॉवर। हॉवर का मतलब मंडराना होता है, वो आपके ऊपर मंडराता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया ओवर है वो आपका सही होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब पूछी है, यहाँ पे देखो, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टूडे। आपको आज बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कारण क्या है, टू मेक अप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा, टू मेकअप फॉर द टाइम यू वेस्टेड यस्टरडे। जो समय आपने कल वेस्ट कर दिया था उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपको आज से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रश्न संख्या 13 के पश्चात हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस।
सेंटेंस का जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द जोक कॉज नो अम्यूजमेंट, यानी जोक से कोई खुशी उत्पन्न नहीं हुई, मतलब जोक है वो खुशी उत्पन्न करने में फेल हुआ, तो फेल फ्लैट मतलब फ्लैट गिर गया वो, उससे कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं किया। इसका फ्रेजल वर्ब का मतलब होगा फेल फ्लैट का मतलब कोई प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ होना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका 14 में सही होगा। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न देखिए, द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम इज गिव योर सेल्फ एयर। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, अपने आप को हवा दीजिए। हवा दीजिए का मतलब गो आउट ऑफ डोर्स होगा। मेक समन अनॉयड और एंग्री नहीं, एक्ट पोटेंशियली फॉर ऑब्वियसली नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 16 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से बच्चे इसको क्या करके आएंगे मिलान कर लीजिएगा। ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ आपको। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम ए गोल्डन कॉफ, ए गोल्डन कॉफ फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। गोल्डन कॉफ का मतलब क्या होता है, तो गोल्डन कॉफ का मतलब होता है एन अनवर्दी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर होगा 3, एन अनवर्दी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। एक मतलब ऐसा पूज्य सामान जो कि वर्दी नहीं हो, जिसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, ध्यान दे लेना, यही हो उसका ऑप्शन सही होगा। आगे 17 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब परसुएड और कॉक्स करना होता है, किसी को मनाना। और एक गेट अराउंड का दूसरा अर्थ भी होता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना होता है, भ्रमण करना, ट्रैवल करना होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, रिकवर कतई नहीं होगा। इसका होगा 17 नंबर में परसुएड और कॉक्स करना। तो आपने आई होप सही किया होगा। प्रश्न नंबर 18 आपके पैसेज हैं, पैसेज से पूछा गया है तो मैंने पैसेज पढ़ लिया है। अगले उत्तर की तरफ बढ़ते हैं सीधा। Who according to the paragraph cannot have a respect for himself, the one who has contempt for poetry, उसको अपने आप के लिए रेस्पेक्ट नहीं ला सकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, व्हाट गिव्स बर्थ टू पोइट्री, तो इसमें ए सेंस ऑफ ब्यूटी और पावर और हार्मनी पैसेज के अनुसार से उत्तर आपका 3 नंबर सही है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्मनी। हार्मनी मतलब भाईचारा, जहाँ पे लिखा गया है मतलब एक कनेक्शन होता है फीलिंग्स का, वो उसको हार्मनी कहते हैं। डिसोनेंस ऐसा नहीं है। पीसफुलनेस बिल्कुल हो सकता है, डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, इनकॉन्ग्रुइटी नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा पीसफुलनेस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे पीसफुलनेस सही बैठ रहा है। आप अगर ऑप्शन फिल पीसफुलनेस किया है तो आपका सही होगा 20 नंबर में। 21 नंबर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इज़ द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। पोइट्री की किस प्रकार की भाषा होती है, तो पोइट्री की भाषा इमेजिनेशन और पैसन से भरी हुई होती है। रूल एंड रेगुलेशन पोइट्री में नहीं होते, फार फेज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो 21 नंबर में आपका ऑप्शन जो है वो 4 वाला सही हो जाएगा। 21 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, अब आपका प्रेस राइटिंग से प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसा कौन सा रूल है जिसको आप अवॉइड करोगे। देखो, यूज़ वन वर्ड फॉर मैनी बाय सब्सटीट्यूशन, बिल्कुल आपको बहुत से शब्दों के लिए वन वर्ड यूज़ करना है ताकि कम शब्दों में बड़ी बात कही जा सके। दूसरा इसका ऑप्शन है यूज़ शॉर्टर क्लॉजेस स्ट्रक्चर्स बाय एलिपिसिस, बिल्कुल आपको छोटे छोटे क्लॉजेस का यूज़ करना है क्योंकि आपको छोटा बनाना है उसको। लीविंग आउट एवरी थर्ड वर्ड्स, नहीं, प्रत्येक तीसरा शब्द कैसे छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी थोड़ी है तीसरा शब्द कौन सा होगा, छोड़ा जाना है नहीं छोड़ा जाना, इसको अवॉइड करना है। और आगे ऑप्शन दिया गया डिलीटिंग एग्जाम्पल्स एंड रिपीटेशंस, बिल्कुल आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनको आप डिलीट करोगे, मतलब उनको आप छोड़ोगे। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 लिविंग आउट एवरी थर्ड वर्ड ये नहीं होगा। प्रेस राइटिंग 23 नंबर में देखिए, प्रेस राइटिंग इज एन एक्सरसाइज इन, प्रेस राइटिंग किस में होती है, तो कंप्रेशंस में होती है, मतलब जिस वहाँ पे संक्षिप्तीकरण किया जाता है वहाँ पे प्रेस राइटिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए गाइस, आगे के प्रश्न अगले भाग में देखेंगे। थैंक यू।